बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरण, ये डिस्कस किया था। और इसी के अंतर्गत हम लोग आज आगे डिस्कस करते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग पहले इक्वेशन देखते हैं और उसके बाद बैलेंसिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो केमिकल सब्सटेंस के बीच में रिएक्शंस होती हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? रिएक्टेंट या अभिकारक इनको कहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। तो यहाँ पर जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, जिनके बीच में रिएक्शन होता है उनको रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है? रिएक्टेंट है, ठीक है ना। और जो प्रोडक्ट रिएक्शन के फलस्वरूप जो चीज बनती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट को हम एरो लगाकर लिखते हैं, रिएक्टेंट फिर एरो लगाते हैं और एरो लगाने के बाद हम लिखते हैं किसको? प्रोडक्ट को, जो चीज रिएक्शन में बनती है। जैसे यहाँ पर ZnSO4 बन रहा है और H2 गैस बन रही है, तो ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट को पहले लिखते हैं, फिर एरो लगाते हैं और फिर प्रोडक्ट को लिखते हैं। रिएक्टेंट एक है तो कोई बात नहीं, रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो उनके बीच में हम क्या लगा देते हैं? प्लस का निशान लगा देते हैं। और इसी प्रकार प्रोडक्ट एक है तो एक लिख देंगे, और यदि प्रोडक्ट एक से ज्यादा है तो उनको हम कैसे लिखते हैं? प्लस लगाकर लिखते हैं, बीच में प्लस लगा देते हैं, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट होता है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर में होती है, तो वो एरो के ऊपर नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। और रिएक्शन में कोई जो चीज सॉलिड लिक्विड गैस होती है तो उसको भी लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर जिंक क्या होती है? सॉलिड, तो S लिख देते हैं और ब्रैकेट में बंद। सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड है तो यहाँ पर L बना करके ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है ना। और जिंक सल्फेट ये भी लिक्विड फॉर्म में होगी, ये सॉल्ट के रूप में। यहाँ पर ये गैस है, गैस के लिए एरो बना देते हैं और ये G बना देते हैं गैस के लिए, एरो ऊपर पर लगा देते हैं, वो भी गैस के लिए होता है, G लिख देते हैं, ठीक है ना। लिक्विड होता है तो L लिख देते हैं, सॉलिड होता है तो S लिख देते हैं, और गैस होती है तो G लिख देते हैं और एरो ऊपर की तरफ लगा देते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा? ये आयरन सॉलिड होगा तो S लगा दीजिए, वाटर लिक्विड है तो यहाँ पर L के लगा के ब्रैकेट लिख दीजिए। इसी प्रकार हाइड्रोजन, ये एरो ऊपर लगा दीजिए और ये G लिख करके ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, गैस, ठीक है ना। तो कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो स्मॉल लेटर से उसको लिख देंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ऐसे इक्वेशन को सेट करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है तो एरो ऊपर लगा देंगे और यहाँ पर G लिख देंगे। हाइड्रोजन भी गैस है तो ये एरो ऊपर और G लगा के ये ब्रैकेट बंद। अमोनिया भी गैस है तो एरो ऊपर लगा करके यहाँ पर ये G लिख देंगे, तो ये गैस है। तो सांप यहाँ सब गैस है। तो इस प्रकार से इसमें ये इक्वेशन। अब इसमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने में क्या देखते हैं कि जो एरो है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड में क्या होता है? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर एक जैसे होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि जिंक देखें, Zn, जिंक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Zn से। जिंक का मालिक, इसका एटम कितने हैं? 1, इधर भी जिंक 1, हाइड्रोजन 2,
उधर भी हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। तो ये इक्वेशन कैसी है, बैलेंस है, ठीक है ना। तो एरो जो हम लगाते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लेफ्ट और राइट हैंड साइड में, तो उनमें नंबर ऑफ एटम्स को देखते हैं, कौन सा एटम कितनी संख्या में है, और वो कम ज्यादा होता है तो फिर उसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखें, आयरन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये आयरन कितना है 3। जब किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो नंबर कहाँ लिखते हैं, स्टार्टिंग में इधर इस तरफ लिखते हैं, है ना, इस तरफ लिखते हैं नंबर, बैलेंसिंग नंबर। तो यहाँ पर आयरन 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, उधर भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर ऑक्सीजन 4 है। तो किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए 2 से स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज को क्रम से बैलेंस करते चलते हैं, एक एक चीज को क्रम से बैलेंस करते हैं। तो देखिए पहले आयरन इधर 1 है और इधर 3 है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर आयरन के पहले 3 लगा देंगे, है ना। तो आयरन 3 हो गया, नीचे कोई संख्या नहीं लगाएंगे, जैसे इस तरह लगा 3 तो यहाँ पर 3 नहीं लगाएंगे क्योंकि वो फार्मूला बदल जाएगा, क्योंकि नीचे ये फार्मूला होता है और ये इसकी बैलेंसी से सेट किया जाता है। लेकिन जब हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने में जो भी सब्सटेंस होता है उसके आगे यहाँ नंबर लिखते हैं बैलेंसिंग। तो आयरन 3 है, यहाँ पर आयरन 3 आगे लिख देंगे, ठीक है ना। तो आयरन बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर H2 हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 बैलेंस है। अब ऑक्सीजन देखिए इधर 1 है और इधर ऑक्सीजन कितना है 4 है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ तो आप नंबर 4 लिख नहीं सकते, आगे लिखा जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ये 4 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन तो 4 हो गया, ये भी ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का नंबर बदल गया। अब हाइड्रोजन इधर कितना है, कितना 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 2 जा 8, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और इधर 8 है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी 4 लिख देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन इधर 8 हो गया और हाइड्रोजन इधर भी 8 हो गया। तो अब देखिए ये इक्वेशन बैलेंस हो गए, आयरन 3 आयरन 3, हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, है ना। ये नंबर जो होता है वो सबके साथ होता है, स्टार्टिंग में जो लिखते हैं हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट रिएक्शन देखें, यहां पर बैलेंस करते हैं। तो यहां पर देखें नाइट्रोजन 2 है और यहां पर नाइट्रोजन 1 है, तो यहां पर नाइट्रोजन 2 लिख दें। तो नाइट्रोजन 2 बैलेंस हो गया। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर 3 है ना। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है इधर 2 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो क्या हो गया 3 2 जा 6, हाइड्रोजन कितने हो गए 6, और इधर भी हाइड्रोजन का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो इधर भी हाइड्रोजन 6 हो गए। तो ये बैलेंस हो गया। तो 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट को हम बैलेंस करते हैं, लेफ्ट एंड राइट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो लगाते हैं, ठीक है ना। और ये भी यहाँ ध्यान रखते हैं कि इसमें कोई कैटलिस्ट होता है, टेम्परेचर प्रेशर जो भी होता है वो एरो के ऊपर नीचे लिख देते हैं, ठीक है। और सॉलिड लिक्विड गैस है तो वो यहाँ पर उसी के आगे स्मॉल लेटर से, सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L स्मॉल, और गैस के लिए G लिख देते हैं, ठीक है। और इस एरो आगे की तरफ चल रहा है, लगा हुआ है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि प्रोडक्ट जो अमोनिया बन रहा है इसमें रिएक्टेंट भी बनता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एरो पीछे की तरफ भी लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब क्या, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनता है,
तो दोनों तरफ ये रिएक्शन चलता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसके पश्चात लास्ट टर्म पर मैंने बताया था कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें कि रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, एनर्जी लिबरेट होती है ना, तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कुछ में एनर्जी ली जाती है, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या कि लाइम को वाटर में मिलाते हैं तो इससे एनर्जी, लार्ज अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलने लगती है, तो इसमें क्या कहते हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और कुछ में एनर्जी हमको देनी पड़ती है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे किसी में एनर्जी निकल रही तो उसको आगे हम प्लस करके लिख देते हैं, जैसे इसमें एनर्जी निकलती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया फॉर्मेशन होता है, तो इसमें एनर्जी निकलती है तो उसको हम आगे क्या लिख देते हैं, प्लस करके ये एनर्जी लिख देते हैं, x किलो कैलोरी एनर्जी लिबरेट हो रही है, ठीक है ना। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और किसी में एनर्जी देनी पड़ रही है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो उसमें लास्ट में माइनस करके लिख देते हैं, जिसमें एनर्जी निकल रही है, लिबरेट हो रही है, उसको प्लस करके लिखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ रही है उसको हम माइनस करके लिखते हैं और वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इस प्रकार से रिएक्शन में हम लोग क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कौन रिएक्टेंट है, कौन प्रोडक्ट है, सॉलिड लिक्विड गैस है, और इसमें रिएक्शन ये अनरिवर्सिबल रिएक्शन है और ये रिवर्सिबल। अनरिवर्सिबल मतलब जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनता है लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनता है, और ये रिवर्सिबल मतलब इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनता है, तो इसको रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। और कुछ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है और कुछ एंडोथर्मिक होती है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्म पर और बैलेंस कैसे करते हैं वो हमने सीख लिया। अब इसके पश्चात नेक्स्ट टर्म पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।